सब्सक्राइब करें टारगेट पाठशाला यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें जिससे कि निरंतर रूप से आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, टारगेट पाठशाला में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। अनुच्छेद 32 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 इन दोनों में जो अधिकारों की बात की गई है, जिसमें पहले में सुप्रीम कोर्ट और दूसरे में हाई कोर्ट्स की बात की गई है, इनके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया था। वो वीडियो आप लोग एक बार जा करके देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम 5 प्रकार की रिटों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये रिटें जारी की जाती हैं। अब क्या चीज़ें होती हैं ये समझते हैं। तो रिटों के प्रकार जो होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस। ठीक, नाम से स्पष्ट है, बंदी यानी जिसको आपने डिटेन किया है, जिसको आपने पकड़ा हुआ है, और प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष करो यानी अपने सामने ले आओ। नाम से स्पष्ट हो गया। इसको अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सा, हैबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। किसको प्रस्तुत किया जाए? जिसको आपने बंदी बनाया है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट जो है सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्ति विशेष जो होता है किसी, उसके विरुद्ध जारी की जाती है। और कब जारी की जाती है? कि अगर वो किसी अन्य व्यक्ति को अपने डिटेंशन में रखता है, उसको पकड़ के रख रहा हो, ठीक, तो उसको प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाती है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए जैसे किसी पुलिस अधिकारी ने भी किसी को अगर डिटेन करके रखा हुआ है तो उसके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है ये, कि आप उसको किस कारण से आपने उसको डिटेन किया हुआ है आपको सामने प्रस्तुत करके बताना पड़ेगा। ठीक, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा जो है जिस प्राधिकारी ने, जिस ऑफिशियल ने, जिस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को अपने अधिकार में पकड़ के रखा होता है, बंद करके रखा होता है या निरुद्ध करके रखा होता है, उसको ये निर्देश दिया जाता है कि वह निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करे। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि न्यायालय क्या करेगा कि दोनों पक्षों की बातें सुनेगा, और दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद ये निर्णय करेगा कि जो आपने व्यक्ति को निरुद्ध किया था वो क्या तर्कसंगत था, क्या न्याय शुद्ध था या न्याय विरुद्ध था। तो अगर न्याय विरुद्ध है यानी कि अवैध होगा तो उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, और अगर अवैध नहीं है तो वो व्यक्ति वापस में डिटेन कर लिया जाएगा। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें क्या है कि इस रिट हेतु आवेदन निरुद्ध व्यक्ति स्वयं या किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा दाखिल दे सकता है, या वो उसमें बता सकता है कि भाई हमें पकड़ा गया है, आप इसके लिए ये रिट जारी करो। तो बेसिकली क्या मतलब इसका हुआ कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सपोज करिए किसी अधिकारी ने अपने अंडर में उसको निरुद्ध करके रखा हुआ है। ठीक, तो उसके बाद उसका कोई परिजन हो, क्या कोई संबंधी हो, या जो व्यक्ति निरुद्ध किया गया वो खुद क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और कह सकता है कि इन्होंने बिना किसी काम के हमें जो है निरुद्ध कर रखा है, इसलिए इनको आदेश दिया जाए कि वो हमें छोड़ दें। अब यहाँ पे एक अपवाद भी है, जैसे एनएसए की बात की जाए, हमने आप लोगों को बताया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें 10 दिन तक बिना कारण के भी किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। और इसके बारे में आप जब निरुद्ध अगर किया गया तो आप अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। यहाँ तक कि अगर एनएसए लग गया तो आप अनुच्छेद 32 का यूज कर ही नहीं सकते किसी भी परिस्थिति में। उसके लिए अलग से जो जुडिशियल कमीशन बनते हैं और क्या होती हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको एनएसए जो पढ़ाया है रासु का, उसमें आप लोगों को समझाया है। आपको नहीं पता हो तो एक बार वीडियो जाकर के निश्चित रूप से देखें। तो अपवाद क्या क्या है वो समझ लेते हैं। कि पहला क्या है कि जब निरुद्ध व्यक्ति किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो न्यायालय ने बोला कि 2 वर्ष के लिए कारावास इसको दिया जाता है, अब व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। अब जेल जाने के बाद व्यक्ति क्या कहे, कोर्ट में जाए अनुच्छेद 32 के तहत कि भाई हमें जेल में निरुद्ध करके रखा गया है, क्यों रखा गया है? तो इसलिए बोला गया कि भाई आपको तो एक कन्विक्शन किया गया है, तो इस कारण से अगर न्यायालय ने आपको जेल में भेजा है तो आप फिर कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई हमें अनुच्छेद 32 के तहत प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरा क्या है कि निरुद्ध व्यक्ति जो कार्रवाई है वो किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना की गई हो। मतलब आपने ऐसा कोई काम किया हो जिससे न्यायालय की या विधानमंडल, जिसमें संसद हॉल से लेकर के राज्य विधानमंडल भी शामिल हैं, अगर उनमें से किसी की अवमानना हुई हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अनुच्छेद 32 के तहत। अगला, हिरासत जो आप ली गई है वो न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो। मतलब ऐसा कोई जैसे मान लीजिए कोई हमने बोला एनएसए की बात की रही है, अगर ऐसे कोई मैटर हो तो आप नहीं जा सकते, न्याय क्षेत्र नहीं है सुप्रीम कोर्ट का इसमें। और अगर हिरासत जो है सक्षम न्यायालय द्वारा जारी की गई हो,
मतलब मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट ने ही अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी आदेश जारी किया है कि आपको निरुद्ध करके रखा जाए, तो आप फिर उनके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो सक्षम प्राधिकारी हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। तो इन कंडीशंस में आप नहीं जा सकते। इसके लिए एक चीज़ समझना आपको आवश्यक है। एक केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था ये समझना है आपको ज़रा। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं डिटेल रूप से। मैं पहले भी आपको बार बार बोलता रहा हूँ कि जितने भी केसेस आप पढ़ेंगे उन सारे केसेस को एक एक वीडियो में अलग से बना करके आपको डिटेल रूप से समझाऊंगा, क्योंकि ये केस आपको जानना आवश्यक है। अभी केवल आपको पृष्ठभूमि थोड़ी सी बता दूं कि रुदल शाह को एक किसी अपराध के लिए अरेस्ट किया गया, कोर्ट में प्रोसीडिंग चली और बाद में कोर्ट ने बोला कि ठीक है इनको क्या करो, छोड़ दो आप। तो कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दे दिया। परंतु हुआ ये कि किसी भी कारणवश, क्या कारण था मैं अंदर नहीं जाना चाहूँगा अभी, जो उसको छोड़ा नहीं गया। 11 से 12 साल बाद उसको छोड़ा गया। तो बाद में उसने क्या किया, कोर्ट में जो है केस दायर किया कि भाई हमें जो है इन्होंने ज़बरदस्ती डिटेन करके रखा था, जबकि हमें जो है छोड़ने का आदेश दे दिया था निचली अदालत ने, फिर भी उन्होंने डिटेन करके रखा क्यों। तो इस समय मेन क्वेश्चन जो आया कि भाई पहली बात तो ये कि अब आपको चूंकि 11 साल बाद भले ही छोड़ा गया, लेकिन अब तो आपको छोड़ दिया गया है, तो अब तो आप इस प्रश्न पे नहीं उठा सकते कि भाई हमें अब निरुद्ध से मुक्ति चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मुक्त हो चुके हो। वो अलग बात है कि 11 साल बाद हुए गलत तरीके से आपको रखा गया। लेकिन प्रश्न इसमें ये उठा कि उस व्यक्ति ने क्या किया, हर्जाने की मांग की थी कि भाई हमें जो इतने दिन तक निरुद्ध किया गया तो हमें पैसे चाहिए, हमें हर्जाना दिया जाए इतने दिनों तक, जबकि अवैध रूप से हमें रखा गया, जबकि कोर्ट ने हमें छोड़ने का आदेश दे दिया था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या ऐसा, पहला केस था ऐसा कि क्या अगर इस तरह से कोई मैटर होता है तो क्या हर्जाना देना चाहिए क्या। तो इसमें बातें की गई। अनुच्छेद 21 जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था अभी जस्ट पिछली वीडियोस में पढ़ाया था हमने, उस पर बात हुई कि क्या आखिर में इसके तहत क्या ये स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं हो रहा है कि ज़बरदस्ती आपने किसी को पकड़ के रखा है। तो इन सब चीज़ों का जो डिस्कस किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया। उसमें बोला कि बिल्कुल अगर आपको किसी ऐसी तरीके से ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है तो चूंकि आपको निरुद्ध किया गया तो आपका वो जीवन तो वापस नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन उसके लिए आपको जीवन निर्वाह हेतु या फिर उसके हर्जाने के रूप में पैसा जो है राज्य को देना पड़ेगा। तो इसी कारण से रुदल शाह को क्या है 30,000 रुपये, उस समय के हिसाब से लगभग ये 1980 के आसपास की बात है, तो उस समय जो है 30,000 रुपये जो बिहार राज्य को देने पड़े, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो सुप्रीम तो जो है हर्जाने के रूप में देना पड़ेगा, इस जो निर्णय से स्पष्ट हो गया था। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब अगला आता है दूसरा परमादेश, जिसे हम कहते हैं मैंडामस। अब मैंडामस क्या होता है, तो इसका आदेश, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक, वी ऑर्डर। अब हम आदेश देते का मतलब क्या होता है, अब ये कब जारी होगा कि ये रिट, पहली बात तो ये है कि शासकीय या अर्धशासकीय अथवा कोई सार्वजनिक संस्था है उसके विरुद्ध जारी हो सकती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये रिट जो है तब जारी की जाती है जब ये लगता है कि जो वो अधिकारी या फिर वो कर्मचारी या फिर वो संस्था अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में परमादेश जारी किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई सार्वजनिक संस्था है, वो अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है, तो आप उसके खिलाफ सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से जो है परमादेश जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि सार्वजनिक संस्थाएं जिसमें निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण, सरकार, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। तो इसको समझने के लिए एक केस हम पढ़ेंगे। उस केस में क्या था कि एक लोटस होटल करके मतलब संस्था थी, लोटस होटल्स। तो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करना था, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो इस कारण से क्या हुआ कि लोटस होटल को जो गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो था उसे पैसे देने थे उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो इन्होंने उसको पैसे नहीं दिए लोटस होटल्स को। तो लोटस होटल्स जो ग्रुप था ये चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश जारी किया कि गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जैसा कि उसने वादा किया था उनको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये केस बहुत महत्वपूर्ण था इस कारण से कि भाई आपको जो एक बार आपने करार कर लिया तो आप कोई सी भी संस्था हो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब ये रिट जारी कब नहीं की जा सकती, उनके अपवाद क्या क्या है वो समझ लेते हैं। कि पहली बात तो ये निजी व्यक्तियों या निजी संस्था के विरुद्ध नहीं जारी कर सकते। तो अब आप प्रश्न करेंगे कि क्या निजी संस्था के विरुद्ध कोई अधिकारी नहीं है, तो उनके लिए जो नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल लॉ की प्रोसेस है, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत आप निजी व्यक्तियों या निजी संस्था के लिए नहीं जा सकते, ठीक। दूसरी बात, जो गैर संवैधानिक विभाग है उनके लिए जब कर्तव्य विवेकानुसार किया जाए तब ये जारी किया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
भारत के राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध जो है ये रिट जारी नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं उनके विरुद्ध भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उनके खिलाफ आदेश नहीं जारी कर सकता। ठीक, तो ये हो गया दूसरा रिट जो थी परमादेश। अब तीसरी पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। अब तीसरी और एक चौथी पढ़ेंगे हम सरसियरी। तो इन दोनों में उत्प्रेषण और प्रतिषेध में थोड़ा सा अंतर है बस। अब इन दोनों में अंतर क्या है? बेसिकली अंतर जो है ये है कि जो प्रतिषेध वाला है वो तब जारी की जाती है जब वो कोई केस जो है वो न्यायालय में अभी विचाराधीन हो, उसके लिए कोई निर्णय अभी नहीं आया हो। ठीक, लेकिन जो अगला हम पढ़ेंगे उत्प्रेषण, उसमें क्या होता है कि उसमें निर्णय आ चुका होता है न्यायालय का, उसके बाद जो रिट जारी होती है वो होती है उत्प्रेषण। ये दो बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि इसलिए मैंने बताया क्योंकि इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो उत्प्रेषण है वो न्यायालय में जब केस चल चुका हो न्यायालय में, उसमें अपना निर्णय दे चुका हो न्यायालय, उसके बाद जो है जारी किया जाएगा जब, तब होगा वो उत्प्रेषण। और अगर बात करेंगे हम प्रतिषेध तो उसमें अभी केस चल रहा हो तभी उस केस को रोक दिया जाता है और उसके लिए रिट जारी की जाती है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब हम समझते हैं पहले प्रतिषेध के बारे में, फिर हम समझेंगे उत्प्रेषण के बारे में। तो प्रतिषेध जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। आपको पता ही है प्रोहिबिशन का मतलब होता ही है रोकना। इस रिट को किसके लिए जारी किया जा सकता है? तो वो है किसी प्रवर न्यायालय। प्रवर न्यायालय मतलब जो कि उच्च न्यायालय से नीचे हो। अगर उच्चतम न्यायालय जारी करता है तो उसके नीचे उच्च न्यायालय उसके खिलाफ जारी हो सकता है, और अगर उच्च न्यायालय जारी करेगा तो उच्च न्यायालय से नीचे जो न्यायालय होंगे उनके खिलाफ ये जारी किया जाएगा। तो ये प्रवर न्यायालयों के खिलाफ जारी किया जाता है, मतलब जो न्यायालय जारी करेगा। तो अब जाहिर सी बात आपको पता है दो ही न्यायालय जारी कर सकते हैं रिटें, एक उच्च और एक उच्चतम। तो उच्चतम जब जारी करेगा तो उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के खिलाफ जारी करेगा, और अगर उच्च न्यायालय जारी करेगा तो वो किसी अन्य जो है अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी करेगा। तो ये क्या होगा कि प्रवर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ या अवर न्यायालयों को या अधिकरणों को उनके न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब ये है कि मान लीजिए ऐसा कोई जो केस चल रहा हो किसी अधीनस्थ न्यायालय में जो कि उनके न्याय क्षेत्र से बाहर का हो, तब उस केस में ऊपरी न्यायालय जो होता है, प्रवर न्यायालय जो होते हैं, यानी जो उच्चतर न्यायालय ऊंचे वाले मतलब ऊपर वाले न्यायालय होते हैं, वो अपने से नीचे वाले न्यायालयों को ये रिट जारी कर सकते हैं कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और अगर आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो आप इसमें सुनवाई नहीं कर सकते। ठीक, तो ये कब जारी हो सकता है? जब न्यायालय में वो मामला अभी चल रहा हो, अभी उसमें निर्णय नहीं आया हो, अभी केवल चल रहा हो, तो क्या होगा? फिर अधीनस्थ न्यायालयों को रोक दिया जाता है कि आपको रोका जाता है कि आप इस केस पे सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है। तो इसलिए समझने में क्या आया ये कि यह रिट सिर्फ और सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। यह प्रशासनिक प्राधिकरण जो होते हैं उनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। साथ में जो निजी व्यक्ति है, निकायों के विरुद्ध है, इनके विरुद्ध जारी हो ही नहीं सकती। केवल अर्ध न्यायिक या न्यायिक जो है चीज़ें हैं, निकाय जो हैं, उनके विरुद्ध ही ये जारी की जा सकती है। और उसका उद्देश्य क्या है कि अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहने हेतु बाध्य किया जाए। मतलब कि नीचे वाले जो न्यायालय हैं उनकी अधिकारिता को जो सीमा है उसको नहीं लांघे, वो अपनी अधिकारिता में ही काम करें। तो ऐसा करने के लिए ही ये रिट जारी की जाती है। अब अगला आता है उत्प्रेषण, जिसको हम कहते हैं सर्सियरी। वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसमें क्या होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके खिलाफ जारी की जाती है, ये भी जैसा कि हमने पढ़ा प्रतिषेध में। लेकिन इसमें अधीनस्थ न्यायालयों ने अपना निर्णय दे दिया होता है, तो निर्णय देने के बाद उस केस को उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में मंगाने के लिए जो उच्च या उच्चतम न्यायालय अपने से नीचे वाले न्यायालयों को उत्प्रेषण वाली रिट जारी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उच्चतर न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी की जाती है, और यह रिट तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका हो जो कि उच्च या उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का उल्लंघन हो। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई काम, जैसे हमने अधिकारिता का उल्लंघन दोनों में है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। लेकिन पहले वाले मैटर क्या था कि भाई उच्चतम न्यायालय या उच्चतर न्यायालय जो थे उनको मालूम चल गया था कि भाई ये केस जो चल रहा है वो उनकी अधिकारिता से बाहर है, तो तभी उनने मंगा लिया, प्रोहिबिशन कर दिया, रोक दिया। और लेकिन मालूम ही ना चल पाए शुरू में कि उनकी अधिकारिता से बाहर है, तब क्या होगा? निर्णय आ चुका है, तो उसके बाद जो जारी होता है वो होता है उत्प्रेषण। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी शक्तियों से बाहर अगर कोई निर्णय दिया है तो उस केस में उत्प्रेषण के द्वारा वो केस जो है उच्चतर न्यायालय जो होते हैं, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, अपने पास वो केस मंगा लेते हैं।
ठीक। इसमें एक और कंडीशन है कि उत्प्रेषण ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकता है जो कि अधिकारिता के भीतर कार्य कर रहा हो, किंतु उसने नैसर्गिक न्याय जो नेचुरल जस्टिस होता है उसके सिद्धांत के विरुद्ध कार्य किया हो, तब भी ये जारी किया जा सकता है। अब इसमें ये चीज़ें क्यों बोली हमने, क्योंकि इसमें बात ये है कि पहले जो उत्प्रेषण केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी हो सकता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण जो है व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी हो सकता है। तो इसलिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो उत्प्रेषण है वो प्रशासनिक प्राधिकरण जो कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं उनके खिलाफ भी जारी कर सकते हैं, और जबकि अगर प्रतिषेध की बात की जाए तो वो किसके खिलाफ जारी होगा, वो केवल और केवल अर्धन्यायिक या न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही लागू हो सकता है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण केस है ए.के. क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ कि इस केस में ए.के. क्राइपक जो थे वो एक भर्ती चल रही थी फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो जो चयन समिति बनाई गई थी उसमें ही ए.के. क्राइपक जो उसमें चयन समिति में भी थे, और इन्होंने जिस पोस्ट की बात हो रही थी उस पोस्ट के लिए अप्लाई भी किया था। ठीक। तो अब इसमें मैटर ये उठा कि क्या कोई व्यक्ति जो चयन समिति में है वो क्या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया होगा उसने, अगर वो खुद भी एक कैंडिडेट है तो ये प्रश्न उठा। तो इस प्रश्न में फिर न्यायालय ने बोला कि ये संभव ही नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति चयन समिति में भी हो और वो जिस समिति में है वो समिति उस कैंडिडेट का चयन कर रही है और उस कैंडिडेट वो खुद कैंडिडेट हो। ठीक। तो इस कारण से ए.के. क्राइपक जो है उनके विरुद्ध जारी किया गया कि नहीं, ये चीज़ संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करो, क्योंकि कोई व्यक्ति चयन समिति में भी हो मतलब चयन करने वाला भी व्यक्ति वही है और चयन होने वाला भी वही है, तो दोनों अगर व्यक्ति सेम है तो इसमें क्या है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ये जो कैंडिडेट की नियुक्ति है उसे अमान्य किया जाता है। तो ये ए.के. क्राइपक का केस था ये। अब अगला आता है जो पांचवा है वो है अधिकार परीक्षा, जिसको हम कहते हैं क्यू वारंटो। अब अधिकार परीक्षा क्या होता है, इसमें यह होता है कि इस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है कि मान लीजिए कोई ऐसा लोकपद यानी कि पब्लिक जो पोस्ट है उसको किसी व्यक्ति ने धारित किया हुआ है और उस व्यक्ति ने किस आधार पर वो पोस्ट धारित की है, ये पूछने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को है कि वो इस रिट के द्वारा पूछ सकती है कि आप बताएं कि किस अधिकार से या किस वैधता के द्वारा आपने पोस्ट धारण किया है। तो इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोकपद को धारण करता है जिसे उसे धारण करने का अधिकार नहीं है। इस रिट के द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है कि भाई आप जो इस पद पर हो, पोस्टिंग है आपकी, तो क्या आप इसके योग्य हो या किस कारण से आप कह रहे हो कि आप इस पोस्ट पर रहना चाहते हो। तो इसके बारे में जांच करनी हो तो अधिकार परीक्षा वाला जो रिट जारी होती है। और यदि उसका दावा सही नहीं है तो क्या होगा, उसे वह पद छोड़ने के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। अब इसमें सबसे थोड़ी सी अलग है, ये अन्य 4 रिटों से अलग है। अन्य रिटों से अलग इसलिए है कि इस रिट हेतु याचिका जो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, न कि केवल पीड़ित व्यक्ति। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि हमने पहले पढ़ा कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण में या तो स्वयं या उसका कोई संबंधी दायर कर सकता है रिट, लेकिन इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लोकपद का धारण कर रहा है। ठीक। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे पोस्ट पे है, जूनियर इंजीनियर के पद पर है मान लीजिए, ठीक, और उसने ऐसा कोई काम किया, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई काम किया, तो ऐसा नहीं है कि जिसके खिलाफ जो पीड़ित व्यक्ति है वही केवल उसके खिलाफ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई आप इसके खिलाफ क्यू वारंटो जारी करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित नहीं है वो भी क्या कर सकता है, इस रिट का प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी ये अलग है अधिकार परीक्षा वाली रिट। तो इस तरह से आपको मैंने अनुच्छेद 32 के बारे में पूरी तरीके से समझा दिया। 2 पार्ट की वीडियो बनी है, पहली और दूसरी वीडियो में आपको मैंने अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाया, और साथ में जो विभिन्न केसेस थे, विभिन्न माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय थे वो भी आपको मैंने समझाए। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपको और प्रश्न पूछा जाए तो आपसे आंसर नहीं बनेगा। अगर फिर भी अगर आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न हो जिनके आंसर नहीं मिल रहे हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, तो आपको मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 33 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हम पढ़ेंगे, और इस तरह से फिर मूल अधिकारों का जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं जैसे मार्शल लॉ वगैरह, वो अनुच्छेद 33, 34, 35 में आ जाएंगी, उनमें अंतर भी समझा देंगे आप लोगों को। और साथ में जो मूल अधिकार हैं वो कितने अच्छे हैं बुरे हैं उनके बारे में चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।